हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है सिख संप्रदाय आंग्ल सिख संघर्ष हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने मराठा साम्राज्य पढ़ लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, जो यूरोप कंपनीज हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है सिख संप्रदाय और आंग्ल सिख संघर्ष। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम PYQ भी डिस्कस करेंगे, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना मेडिवल में। तो जो अदर पीसीएस एग्ज़ाम में हुए या अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो सिख जो शब्द है, एक सेकंड, हाँ, सिख जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शिष्य, ठीक है। इसके संस्थापक जो हैं गुरु नानक माना जाता है। गुरु नानक की जयंती आप सेलिब्रेट करते ही हैं। तो गुरु नानक जो हैं इसके संस्थापक माने जाते हैं सिख संप्रदाय के। और उन्होंने नानक पंथ की शुरुआत की थी बेसिकली, बाद में ये सिख संप्रदाय बनता है। तो 1469 और 1539 के बीच में 1469 एंड 1539 ईस्वी में इनका पूरा टेन्योर, मतलब टेन्योर नहीं कह सकते, इनका जन्म हुआ था इसमें, और इनकी डेथ हो जाती है 1539 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 AD में, ठीक है। इस बीच जिसे कह सकते हैं। एंड स्थान कहाँ था? तलवंडी में, जो कि ननकाना साहिब जिसको जाना जाता है। अभी वर्तमान में ये इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में है। और पिता इनके क्या थे? इनके पिता का नाम कालूराम था और इनकी माता तृप्ता थी। पत्नी जो थी सुलक्षणी थी और उपाधि इनको मिली थी हजरत रब्बुल मजीज। मजीज ये देखिए मुस्लिमों द्वारा भी दी जाती है, तो हजरत रब्बुल मजीज, क्योंकि एक स्टोरी है इसके पीछे। तो वो उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इनको एक उपाधि मिली है और इनकी जाति को माना जाता है कि ये खत्री थे, ठीक है। तो देखा जाए तो सिख में क्या है, 10 धर्मगुरु बनते हैं, जिसमें ये पहले धर्मगुरु थे, तो ये भी याद होना चाहिए आपको। इन्होंने पंथ को नानक, इनके जो पंथ था उसको नानक पंथ कहा गया और बाद में यही सिख संप्रदाय बनता था। इन्होंने लंगर शुरू किया था। ये लंगर अनिवार्य नहीं किया था बट शुरू किया था, जिसमें आप देखते हो कि गुरुद्वारे में जाते हो लंगर मिलता है, खाने को मिलता है। इसमें जाति धर्म आधार पे आपको भेदभाव नहीं किया जाता, आप सभी को खाने को मिलता है, ठीक है। देन इनके बाद कौन गुरु बनते हैं सिखों के? तो देखिए, गुरु नानक ने अपने जो शिष्य था, जिसका पहले नाम था लहना, भाई लहना, पूछा जा सकता है ना, गुरु अंगद ना दे के लहना दे सकता है, तो इनका नाम लहना था, बाद में गुरु अंगद बने ये, ठीक है। तो ये गुरु बनते हैं सिख के, जो कि दूसरे गुरु हैं, ठीक है। इनका ड्यूरेशन जो है 1539 से 1552 तक रहते हैं ये गुरु। और इन्होंने जो लंगर गुरु नानक ने शुरू किया था उसको अनिवार्य कर दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट है गुरुमुखी लिपि की इन्होंने खोज की थी। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जहाँ भी गुरुमुखी, मुख क्या होता है? हमारा अंग ही तो होता है, तो मुखी से मुख, तो अंग शुरू की करेंगे, तो अंग गुरु अंगद से शुरू किया था। तो ये एक पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है। और इनको लहना कहा जाता था पहले। देन इसके बाद गुरु अमरदास बनते हैं। गुरु अमरदास जो हैं वो बनते हैं, जो कि इनके दामाद होते हैं। तो अकबर के समय क्या होता है? अकबर के समय इनका जो टाइम है ये देख लीजिए 1552 से 1574 तक है। और ये देखिए, इनको अकबर के टाइम पे थे ये गुरु अमरदास, और इनको अकबर की तरफ से उपहार लाया गया था 500 बीघा जमीन, ये पूछा गया है। तो 500 बीघा जमीन उपहार दी जाती है, जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये लेते नहीं हैं, क्योंकि ये गुरु रहते हैं, धर्म गुरु, इनको इतनी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। तो अकबर लेके आए रहते हैं। तो फिर क्या होता है, इनकी एक बेटी रहती है, बेटी का नाम रहता है बीबी भानी। बीबी भानी का जो विवाह होता है वो रामदास से होता है। रामदास जो अगले गुरु बनेंगे, तो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो रामदास पूछेगा कि किसको मिला, तो बेटी का नाम नहीं देता है, जनरली रामदास का नाम देगा। तो रामदास को ये 500 बीघा जमीन मिला था उपहार में, ठीक है, अकबर से या मुगल शासक से, ये याद रखना। गुरु अमरदास की बात करें तो इन्होंने जो एक विवाह होता है ना, विवाह जो पद्धति हो जिसमें बहुत खर्चीला होता है, जो अभी जैसे विवाह होते हैं बहुत खर्चीले हो जाते हैं, तो उसको बंद करवा के क्या किया, लवन शुरू किया। लवन पद्धति में क्या होता है कि जो विवाह गुरुद्वारा में होता है, देखते हो आप, फेरे हो जाते हैं। देन ये शुरू किया इन्होंने, ठीक है। एंड अद्भुत शक्ति का कुआं भी खुदवाया था इन्होंने, ठीक है। और ये गोइदवाल, जो गोइदवाल है, गोइदवाल में अपनी गद्दी की स्थापना की थी। गद्दी की स्थापना की थी, गद्दी इन्होंने बनवाई थी। और उसके बाद इनके दामाद बनते हैं रामदास। रामदास को ही वो जमीन मिल जाती है, जो कि अंगद के पुत्र होते हैं, गुरु अंगद के पुत्र होते हैं। और 1574 से 1581 तक ये गुरु रहते हैं,
जब मृत्यु हो जाती है तो गुरु का पद वैसे ही हट जाता है, वो उस पद से हट जाता है, तो मृत्यु का ही दिया रहता है। तो ये किसके पति थे? ये बीवी भानी जो अमरदास की बेटी थी उनकी। इन्होंने लगभग 22 गद्दियों की स्थापना की थी। कभी कभी गद्दी ना दे के मंजिया दे दिया जाएगा, मंजिया, तो मंजिया या गद्दी यही होगा। तो 22 गद्दियों की स्थापना इन्होंने की थी, जबकि अमरदास ने अपनी गद्दी की स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया था? एक रामदास नगर की स्थापना की थी, रामदास नगर बनवाया था। लेकिन ये रामदास नगर के पास एक तालाब था, तो इसका नाम बदल के अमृतसर पड़ गया। अमृतसर क्यों? सर का मतलब तालाब ही तो होता है, तो अमृतसर इसका नाम पड़ गया था। और पहली बार गुरु परंपरा को यहाँ से अनुवांशिक कर दिया गया था। गुरु परंपरा जो पहले दामाद को अनुवांशिक मतलब फैमिली में नहीं लिया जाता है, जैसे दामाद को अनुवांशिकी के अंदर नहीं लिया जाएगा, तो अनुवांशिक का पद तब होगा जब बेटा बेटी को मिलेगा। तो ये पहली बार इन्होंने अनुवांशिक जो गुरु का पद होता है वो बना दिया, तो रामदास जी ने बनाया था। फिर गुरु अर्जुन देव बनते हैं, जो कि इनके पुत्र होते हैं, क्योंकि अब ये अनुवांशिक हो गया। गुरु अर्जुन देव का जो देखा जाए तो 1581 से 1606 तक रहते हैं, और ये इनको सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाता था। और स्वर्ण मंदिर की नींव इन्होंने रखी थी, जो कि एक मुस्लिम सूफी संत ने द्वारा रखी गई थी। तो देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे थे ये लोग। पहले इसे हरमिंदर कहा जाता था, जो स्वर्ण मंदिर था इसको हरमिंदर कहा जाता था। और हरि मंदिर मतलब जैसे हमारे में हरि मंदिर होता है, तो ये हरमिंदर साहिब कहते हैं उसको। तो ये हरमिंदर साहिब या हरि मंदिर को हरमिंदर साहिब कहते थे। और इन्होंने आदि ग्रंथ जो है ना वो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसका संकलन करवाया था, आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था। इन्होंने धार्मिक कर लिया था 1/10 भाग। और इसी के टाइम पे खुसरो भाग कर आता है इनके पास, और इनके पास जिससे जहांगीर खुसरो और गुरु अर्जुन देव को पकड़ा जाता है। तो जहांगीर खुसरो को पकड़ लेता है जहांगीर। और मुगल ये भी रहता है, ठीक है। जहांगीर देखो इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, अर्जुन देव के टाइम पे मुगल शासक ही ये भी रहता है, तो भाई रहता है। देखिए जहांगीर के बेटा जो रहता है शाहजहां, तो अपने ही बेटे को जो कि यहाँ शरण ले लेता है अर्जुन देव के पास, तो अर्जुन देव शरण दे देते हैं। तो इसके वजह से ये खुसरो को भी और अर्जुन देव को भी पकड़वा लेते हैं, और ये बाद में अर्जुन देव को फांसी दे देता है, मार देता है। तो यहीं से अब तनाव और संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा मुगलों और किसके बीच में? सिख के बीच में। देन नेक्स्ट बात करेंगे एक और, इसमें अर्जुन देव में एक इम्पॉर्टेंट और है जो मैं बता दूं। इन्होंने तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाया था। अर्जुन देव ने करन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाया था अर्जुन देव ने, ठीक है। इनकी हत्या की गई थी मुगल द्वारा, जहांगीर ने करवाया था। तो पूछा जाता है किस गुरु की हत्या करवाई थी? इनकी थी और एक और थे, गुरु तेग, ठीक है, उनकी याद कर लें। तो उनकी हत्या औरंगजेब के टाइम पे हुई थी, तो अभी हम देखेंगे वो। और गुरु हरगोविंद बनते हैं इसके बाद। गुरु हरगोविंद जो कि 1616 से 1645 में बनते हैं, और अमृतसर के चारों ओर उन्होंने सुरक्षा दीवार बना दी थी, और इन्होंने अकाल तख्त को ऊंचा 12 फीट सुरक्षा दीवार बनाया था। दान में घोड़े देने के लिए कही, क्योंकि ये अब देखिए अब युद्ध प्रारंभ होने की स्थिति आ गई है, तो अब ये लोगों से कहते हैं दान में घोड़े देने के लिए, ठीक है। आत्मरक्षा के लिए सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने शुरू कर दिया, गुरु हरगोविंद ने शुरू कर दिया, क्योंकि अब इनके गुरुओं की हत्या की जा रही थी मुगल द्वारा, तो अब ये थोड़े सक्रिय हो गए। ये औरंगजेब के समय थे, ठीक है, हरगोविंद, ठीक है। गुरु हर राय बनते हैं 1645 से 1661 से, और पुत्र इनके रहते हैं राम राय। पुत्र राम राय जो कि औरंगजेब से मिलकर इसकी बातों को स्वीकार कर लेता है। अब ये पुत्र जो राम राय है औरंगजेब से मिल जाता है, जिससे ये गुरु हर राय उसको बेघर कर देता है, मतलब जाओ अब नहीं रहोगे तुम गुरु। तो जिससे वो अलग पंथ की स्थापना करता है राम राय, जिसे राम राय पंथ कहते हैं, जिसका मुख्यालय देहरादून में होता है। अब गुरु हर राय का एक और पुत्र रहता है, छोटा पुत्र रहता है, 8 वर्ष का बालक रहता है, गुरु हर किशन। गुरु हर किशन की बात करें तो गुरु हर किशन 8 वर्ष का होता है, 1661 से 1664 ईस्वी के 64 के बीच में, और ये 12 वर्ष की आयु में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। चेचक होता है। तो पूछेगा कोई कौन से ऐसे गुरु थे जो अविवाहित थे, तो यही गुरु हरकिशन, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में भी ये गुरु बन गए थे।
देन आता है इम्पॉर्टेंट है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो 1664 से 1675 में रहते हैं और गुरु गोविंद के पुत्र थे, गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। किसके? गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। और गुरु गोविंद सिंह इनके पुत्र थे। इनके जो पुत्र थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। और जिनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहे हैं अभी हम, गुरु तेग बहादुर की नहीं। तो इनका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु इनकी महाराष्ट्र में होती है गुरु गोविंद सिंह की, जो कि सिखों के 10वें गुरु, सबसे अंतिम गुरु होते हैं। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब द्वारा। तो 2 लोगों की हत्या करवाई जाई, एक तो जहांगीर के द्वारा, एक औरंगजेब के टाइम पे। तो औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दी जाती है और 2 लोगों की, एक अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। देन बात करें गुरु गोविंद सिंह, जो कि तेग बहादुर के पुत्र रहते हैं और इनका ड्यूरेशन 1675 से 1708 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बीबीएससी कर रहे हो तो उसमें पूछेगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, 22 दिसंबर 1666, पटना साहिब इसीलिए जाना जाता है। इनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह, माता गुजरी देवी या गुजारी देवी कहते हैं। पत्नी इनकी सुंदरी और जीतू थी। ठीक है। इनके पुत्र थे अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये चारों बेटों, देखो इनकी मृत्यु हो जाती है, चारों बेटों की मृत्यु हो जाती है मुगल से लड़ाई करते करते। ठीक है। चारों बेटों को खो देते हैं। इनके बाद कुछ खोने के लिए रहता नहीं है, चारों बेटों को ही खो देते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो देखिए इनके ही पिता की हत्या करवा दी गई। तो अब राजनीति, मतलब अब तो ये सक्रिय और ज़्यादा हो जाएंगे। अब युद्ध के लिए ये सेना बनाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे। तो इनकी एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक एक नहीं थी और भी। इसमें कृष्णावतार, विचित्रनाट जो कि इनकी आत्मकथा थी, विचित्रनाट, चंदी दीवार, जाप साहिब, अकाल उत्तर, चंडी चरित और जापनामा, शास्त्र नाम माला, खालसा महिमा, जफरनामा, ये सारे इनकी बुक थी। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम गुरु थे और उन्होंने गुरु परंपरा ही समाप्त करा दी। इसके बाद गुरु परंपरा खत्म हो गई, तो इसलिए ये अंतिम गुरु हैं। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब और 10 पातशाह का ग्रंथ लिखवाया था। ठीक है। इन्होंने मखोवाल के निकट आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की और यहीं पे अपनी गद्दी स्थापित की थी उन्होंने, आनंदपुर नामक। ठीक है। इन्हें सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया। इन्होंने शासन बहुत मतलब इनका स्थान ये बहुत पसंद आया था इनको। जब ये सिरमौर गए थे, वहाँ पे मेदिनी प्रकाश ने इनको आमंत्रित किया था, तो ये स्थान बहुत पसंद आया था। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में ही पावंटा यानी पावंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में पावंटा साहिब की स्थापना कर दी थी। और यहीं पे ये गुरु हजारों सिखों को सैनिक प्रशिक्षण देते थे, सिखों को लड़ाकू सैनिक बनाना चाहते थे। और क्योंकि अभी देखिए गुरुओं की हत्या कर दी गई थी, तो ये थोड़े सक्रिय हो गए थे। इन्होंने इवन ये भी कह दिया कि अगर मुगल शासक ज़्यादा ताकतवर हैं तो उनके जो सेना वाले थे कह रहे थे कि वो मांस खाते हैं, तो जो चीज़ वो खाते हैं ये भी खाएं। ठीक है। इसका कहना मतलब था जो चीज़ें हमारे युद्ध के लिए ज़रूरत है वो हम कर सकते हैं। गुरु सुरक्षा की दृष्टि से आनंदपुर और कीरतपुर के बीच 4 किले बनवाए थे और आनंदगढ़, केशवगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़ ये 4 किले यही थे। ठीक है। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई थी महाराष्ट्र में हुई थी। एक अफगान शासक था, उसने मार दिया था। और कब हुई थी? आई थिंक 1708 ईस्वी में हुई थी। वहाँ पे एक वो है, एक सेकेंड, वहाँ पे क्या है, एक गुरुद्वारा है जिसे नांदेड़ गुरुद्वारा कहते हैं, जो कि हजूर साहिब के नाम से जाना जाता है। तो 1708 में इनकी हत्या हो जाती है, इनकी डेथ होती है महाराष्ट्र में, जन्म होता है पटना में। क्षेत्रीय, हाँ ये देख लेते हैं, क्षेत्रीय पहाड़ी राज्य तथा औरंगजेब के बीच संघर्ष कैसे होता है। तो एक नादौन का युद्ध होता है। नादौन का युद्ध 1690 में होता है। इन्हीं के टाइम की बात करें, गुरु गोविंद के टाइम पे। पहाड़ी शासक जो रहता है इसमें भीमचंद गुरु रहता है और औरंगजेब के साथ संघर्ष होता है। अभी तक इनके साथ नहीं हो रहा है, गुरु गोविंद के साथ नहीं हो रहा है अभी, भीमचंद गुरु जो कि वहाँ पहाड़ी शासक रहता है, और औरंगजेब के बीच में संघर्ष होता है, नादौन का युद्ध। परिणाम में गुरु गोविंद सिंह की विजयी होती है। गुरु गोविंद सिंह भीमचंद गुरु की मदद करते हैं, तो उसके बाद इनकी विजयी हो जाती है। और बाद में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना करवाई थी। तो इन्होंने देखा कि जो इनके सैनिक योग्य है नहीं, इसको चेक करने के लिए उन्होंने बलिदान का एक झूठा नाटक किया। कैसे कि
कौन बलिदान देने के लिए तैयार है, तो हमें जीतने के लिए बलिदान चाहिए, तो ऐसे सबको बुलाते हैं। तो मारते नहीं है पर दिखाने के लिए कि हाँ बलिदान दे रहे हैं, जबकि जानवरों का बलिदान दे रहे थे। तो सब लोग अपना हाथ उठा लेते, मैं दूंगा मैं दूँ। तो इनको लगा हाँ मेरी सेना योग्य है। तो इसी में जो बलिदान देने के लिए तैयार थे उनको पंच प्यारे कहते हैं। पंच प्यारे जो समर्थन करने वाले थे इनमें दयाराम खत्री थे जो कि लाहौर के थे, धर्मदास जो कि दिल्ली में थे, मही कमचंद छिम्बा जो कि द्वारका थे, हिम्मत भीतर जगन्नाथ जो कि जगन्नाथ से थे, साहब चंद्र भाई जो कि बीदर से थे। इनको पंच प्यारे के नाम से जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की और बैसाखी के अवसर पर स्थान केशवगढ़ वहाँ पे किया था। सिखों को धारण करने वाले 5 अनिवार्य वस्तुएं थी, तभी आप सिख के अंदर कंसीडर करे जाओगे। तो 5K याद कर लेना, 5K, केस, कंघा, कक्षा, कड़ा, कृपाट, 5K, यही खालसा पंथ है। कोई भी खालसा पंथ ग्रहण कर सकता है, बन सकता है, इसमें जाता है। केस, कंघा, कक्षा, कड़ा और कृपाट। गुरु ने 80,000 की खालसा सेना तैयार कर ली थी। सिख पुरुष, महिलाएं और जो सिख जो पुरुष थे, सिख अगर ये खालसा पंथ स्वीकार करने को सिंह के नाम से जाना जाता है। सिंह जैसे गुरु नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, और जो महिलाएं हैं कौर लगाती है नाम के पीछे। कौर का मतलब प्रिंसेस होता है, यानी महारानी, ठीक है। और सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ होता है कैसे? पहला संघर्ष देख लेते हैं, 1701 ईस्वी में होता है। 1701 ईस्वी में आनंदपुर का प्रथम युद्ध होता है, आनंदपुर का प्रथम युद्ध। और मुगलों की तरफ से कौन था? पहाड़ी सेना का नेतृत्व भीमचंद ने। अब देखिए ये गुरु गोविंद सिंह ने इसकी मदद की थी, अब ये गुरु गोविंद सिंह के ही खिलाफ लड़ने आ गया, ठीक है। तो मुगलों की तरफ से कौन था? पहाड़ी सेना का नेतृत्व। और परिणाम क्या हुआ? पहाड़ी सेना हार गया और गुरु की सेना जीत गई थी। फिर दूसरा संघर्ष होता है 1704 ईस्वी में। 1704 ईस्वी में आनंदपुर का दूसरा युद्ध कहा जाता है, और सिख की तरफ से मुगल सेना खुद आती है। परिणाम क्या होता है? सिख हार गए थे, गुरु को सुरक्षित स्थान पर ले गया। गुरु के 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, एवं माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लाम कबूल कराने पर दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों दोनों पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया था। इस घटना को देखकर माँ की भी मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने मुगल जो थे इतने कट्टर थे कि इन्होंने जमीन भी नहीं दी दफनाने के लिए, संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। उसके लिए भी उतना मनी मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, जितनी जमीन लेंगे। दूसरा है कि तृतीय संघर्ष होता है जो कि 1705 में होता है, और ये चमकौर का युद्ध होता है। 2 आनंदपुर का युद्ध हो गया, इसमें सिख और मुगल सामने आते हैं। परिणाम क्या होता है? फिर सिख हार जाते हैं। गुरु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। गुरु के 2 अन्य पुत्र जो अजीत सिंह और जुझारू सिंह होते हैं, वो दोनों मारे। अब गुरु के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो अब जब खोने के लिए कुछ नहीं रहता है तो जीतने की आशा ज़्यादा हो जाती है। तो चौथा युद्ध होता है, चौथा संघर्ष होता है, देखिए 1700 से शुरू हो गया है, 1705 ईस्वी में, जो कि खिदाराना का युद्ध होता है, जो कि सिख और मुगल सेना के साथ। परिणाम क्या होता है? सिख विजयी रहते हैं, और आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ इसी में खो जाता है। जो अभी लिखवाया था गुरु ग्रंथ वो खो जाता है, और फिर इन्हें पुनः संकलित करवाया जाता है। इसी कार्य से दसम पाद का ग्रंथ भी कहा जाता है। बाद में गुरु ग्रंथ साहिब हो गया था ये, ठीक है। अर्जुन देव ने संकलन करवाया था, इन्होंने लिखवाया था। फिर आते हैं राजनीतिक शक्ति के रूप में, ठीक है। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह भी तो मर जाते हैं, उससे पहले ये क्या है? बंदा बहादुर का नाम आपने सुना होगा। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाती है, तो उन्होंने देखिए आध्यात्मिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु का तो पद ही खत्म कर दिया था, राजनीतिक उत्तराधिकारी बनवाया अपना गुरु गोविंद सिंह ने, जिसका नाम था बंदा बहादुर, जो कि 1708 से 1716 में बनता है। इसकी भी भयंकर मृत्यु होती है, मुगल करते हैं, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का अंतिम समय आपने देख लिया कहाँ पे हुआ था? नादिन, महाराष्ट्र में। हमलावर देख लीजिए, अजीम खां जो कि अफगान शासक था। हमले का वास्तविक व्यक्ति जो था सरहिंद का सूबेदार था ये, ठीक है। राजनीतिक और वजीर उत्तराधिकारी बनाया इन्होंने अपने बंदा बहादुर को, और गुरु का पद समाप्त कर दिया। अब बंदा बहादुर जो होता है राजनीतिक उत्तराधिकारी बनता है, और इसके कृत्य हैं सिख राज्य की स्थापना करना। इसने सिख राज्य की स्थापना करने में सपोर्ट किया। वास्तविक जो किया था वो तो रणजीत सिंह ने किया था, और इनका उपनाम लक्ष्मण देव पूछा जाता है, और जो कि गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। जन्म स्थान इनका जम्मू है, और इनके अन्य नाम भी हैं माधव दास, बैरागी, बंदा का मतलब गुरु का सेवक, बहादुर की उपाधि बंदा बहादुर, गुरु बख्श सिंह भी कहते हैं इनको, ठीक है। बंदा ने प्रथम सिख मुद्रा बनवाई थी, और जिस पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र अंकित करवाए थे। मुद्रा मतलब एक स्टैंप बनवाया था, वो सिक्के वाले नहीं, ठीक है, स्टैंप बनवाया था जिसपे इन दोनों के। और कपूर सिंह के कृत्य ये भी देख लेना, ये भी पूछा जाता है। तो
दल खालसा की स्थापना की थी कर्पूर सिंह ने। और हाँ, कर्पूर सिंह पूछता है ये भी। और तो देखिए, इन्होंने सरबत खालसा पढ़ लीजिएगा। सरबत खालसा इन्होंने शुरू की और गुरुमत्ता प्रारंभ की थी। राखी प्रथा प्रारंभ की। राखी एक कर व्यवस्था थी जिसमें किसानों को संरक्षण देने के लिए उनसे 20% उनकी जो प्रोडक्ट होते हैं उसका उत्पादन का 20% कर लेते थे, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो राखी ये व्यवस्था थी। मिस्ल व्यवस्था प्रारंभ की। मिस्ल व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ की जिसके अंदर इन्होंने 12 मिस्ल शुरू किया था, ठीक है। और नेक्स्ट है, सिखों ने मुद्रा और सिक्के जारी किए थे। मुद्रा और सिक्के जारी किए थे जिसमें रजत मुद्रा, देग, तेग, फतेह, 3 मुद्राएं, देग, तेग, फतेह। मिस्ल की बात करें तो 12 मिस्ल कौन कौन से डिस्कस कर लेते हैं। भंगी के संस्थापक हरि सिंह हैं। निशानिया मिस्ल संगत सिंह और मोहर सिंह। रामगढ़िया मिस्ल जस्सा सिंह, ये सब पूछा था नहीं। नकई हीरा सिंह, अहलूवालिया जस्सा सिंह अहलूवालिया। कन्हैया का जय सिंह, करोड़ा सिंधिया बहोल सिंह, धनई बाबा दीप धल्ले हवाला मिस्ल गुलाब सिंह। फिजुलपुरिया मिस्ल नवाब कपूर, ये पढ़ लेना, नवाब कपूर सिंह, इन्होंने फिजुलपुरिया मिस्ल शुरू किया था। और फुलुकिया मिस्ल ये चौधरी फुल सिंह। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है सुकेर चकिया जो कि चरत सिंह, जिसके फिर प्रधान बनते हैं माहा सिंह जो कि रणजीत सिंह के पिता होते हैं। फिर रणजीत सिंह जाके इस मिसले के प्रधान बनते हैं। तो सुकर चकिया मिसले से रणजीत सिंह बिलोंग करते हैं। तो 12 मिसले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और महासिंह जो है इनके पिता होते हैं। रणजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 में। 1792 ईस्वी में सुकर चकिया मिस्र के प्रधान बने थे। जमान शाह पर आक्रमण किया था इन्होंने, जो कि एक अफगानिस्तानिक शासक था। सिंह साम्राज्य की स्थापना की थी। अभी तक हमने देखा बंदा बहादुर था सिख, उसने क्या किया था, एक सेकेंड, बंदा बहादुर ने सिख राज्य की स्थापना की थी। अब इन्होंने सिख साम्राज्य स्थापित किया था। किसने, एक सेकेंड, कहाँ गया, यस, सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने अफगानिस्तान शासक पर हमला किया था। 1796 पंजाब पर भी इन्होंने आक्रमण किया था और आंतरिक विद्रोह के कारण इन्हें वापस आना पड़ा था। फिर ये दोबारा मिशन शुरू कर देते हैं। 1797 में पुनः आक्रमण करते हैं और रणजीत सिंह ने भारी नुकसान पहुंचाया था। लाहौर तक पीछा किया था लोगों का, जमान शाह का। और समान शाह की जो 12 तोपें थी वो चिनाब नदी में गिर जाती है और रणजीत सिंह ने फिर उसको चिनाब नदी से निकलवाया। उस तोप जमान को जमान साहब के जो तोपें थे उसको साफ करवाया, फिर वहाँ से वापस लौटा के उनको मतलब भिजवाया, जिससे जमान शाह तो बहुत प्रसन्न हो गया कि ऐसा काम किया है। तो जमान शाह तो रणजीत सिंह की दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है और जमान शाह ही रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देते हैं। राजा की उपाधि देखिए एक और अकबर द्वितीय ने किसको दिया था, राजा राम मोहन राय को दी थी। तो इन्होंने भी इनको रणजीत सिंह की उपाधि दी थी, सॉरी राजा की उपाधि दी थी जमान शाह ने। जमान शाह और लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति भी दे दी रणजीत सिंह को और बिना युद्ध किए भी ये देखिए दिल जीत लिए शत्रु का। 1805 में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया था और 1805 में मराठा सरदार जो थे जसवंत राव होलकर के जनरल लेक से भागता हुआ पंजाब आया और तख्त खालसा का आयोजन हुआ। तो देखिए अभी हमने देखा ना, जब हम मराठा पढ़ रहे थे तो मराठे में देखा था मराठा होलकर सिंधिया गायकवाड़ ये सब थे। तो अंग्रेजों ने उन पर हमला किया था और संधि करवा ली थी। तो इसी समय 1805 में क्या था कि मराठा सरदार जो था जसवंत राय होलकर जनरल लेक से भागता हुआ पंजाब आया था और इसी के आने से तख्त खालसा का आयोजन हुआ था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, अंग्रेज से पीछा छुड़ा के भाग के आया था और अंग्रेज इसका पीछा कर रहे थे। अंग्रेज इसके पीछे भागते हैं। अब ये आके यहाँ पे कहते हैं कि रणजीत सिंह से कि हमें वापस कर दो जसवंत राव को, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है, हम इससे निपटेंगे, आप बीच में ना पड़ो। तो फिर इन्होंने बहुत खालसा पंथ बाद में डिस्कशन हुआ, देन इन्होंने पंजाब से इनको सुरक्षित निकलवा दिया। बाद में आपने देखा ये होगा कि क्या हुआ था मराठा के साथ। 1848 तक ख़त्म हो गया था सब कुछ। 1818 में छत्रपति जो पेशवा का पद है वो खत्म हो गया था। तो ये कहानी थी, ठीक है। 1806 में क्या होता है, जनरल लेक और रणजीत सिंह के बीच यही समझौता होता है।
तो जर्नल लेक से भागता हुआ था, यानी अंग्रेज की तरफ से जर्नल लेक था, तो इसी से पीछा छुड़ाते हुए भागता हुआ आया था। तो जनरल लेक और रणजीत सिंह में समझौता होता है इसी बात को लेके कि इनको वापस भेज दिया जाए, होलकर को, आप बीच में ना पड़े, यही समझौता होता है। फिर 1809 में अमृतसर की संधि होती है, जो कि 25 अप्रैल 1809 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर रणजीत सिंह वैसे अंग्रेजी पक्ष होते, मतलब रणजीत, ये संधि क्या थी, अमृतसर की संधि क्या थी? इस टाइम देखिए अंग्रेज भी अपना विस्तार कर चुके थे, तो रणजीत सिंह और अंग्रेज की तरफ से ये मेटकॉफ रहता है, इन दोनों के बीच ये अमृतसर की संधि होती है। इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि सतलज नदी अंग्रेजों और सिखों के बीच सीमा के रूप में निर्धारित करेगी। सतलज के पूर्व सिख क्षेत्र अंग्रेजों को मिले, और लुधियाना में एक अंग्रेजी छावनी बनाने पर सहमति भी व्यक्त की गई थी। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में ये समझौता हुआ था, अमृतसर की संधि कब हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको पता होनी चाहिए, जो कि 1809 ईस्वी में हुई थी। 1838 और 39 के बीच की बात करें तो अफगानिस्तान के शाही वंशी शाह शुजा एवं रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ था। अंग्रेज में आकलैंड था, आकलैंड के साथ एक समझौता हुआ था, और ये देखिए शाह शुजा को मदद करनी थी, जिसमें अंग्रेज भी इनकी मदद करते और सिख भी मदद करते इनके भाई के खिलाफ लड़ने में और गद्दी हासिल करने में, शाह शुजा की। तो यही समझौता हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, रणजीत सिंह मर जाते हैं, अंग्रेज तो इनकी मदद करते ही हैं, तो बदले में क्या होता है, कोहिनूर हुर्रा जो शाह शुजा रहता है वो रणजीत सिंह को दे देता है, और 1839 में रणजीत सिंह की तो मृत्यु हो जाती है। तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी की बात करें तो इनके बेटे रहते हैं, इनके बेटे जो होते हैं खड़ग सिंह, ननिहाल और शेर सिंह। तो खड़ग सिंह जो 1839 तक बनता है उत्तराधिकारी, लेकिन क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ननिहाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। शेर सिंह बनता है जो कि 1840 से 43 3 वर्ष के लिए, और इसी टाइम एक विवाद हो जाता है। चांद कौर जो कि खड़ग सिंह की विधवा थी, उसकी हत्या का जो इल्ज़ाम इसके ऊपर लग जाता है, और चांद कौर के समर्थक जो रहते हैं अजीत सिंह ने शेर शाह की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं दिलीप सिंह। इसका छोटा बेटा रहता है दिलीप सिंह, रणजीत सिंह के पुत्र ही रहते हैं, छोटा बेटा जो कि छोटे बालक थे। तो रानी झिंडन जो थी, छोटे थे, इसकी वजह से इनको संरक्षिका इनकी नियुक्त की गई थी, जो कि झिंडन थी। लाल सिंह इनके सेनापति थे, जो कि खालसा सेना की नीति का विस्तार का काम करता है लाल सिंह। अब हम देख लेते हैं आंग्ल सिख संघर्ष। अभी तक हमने मुगल संघर्ष देखा था, अब अंग्रेज और सिखों के बीच में क्या संघर्ष होता है, परिस्थितियां देख लेते हैं। पहली चरण संघर्ष होता है, जो पहला चरण था 1845 से 1846 बीच में। अब देखिए अंग्रेजों के पास तो यहाँ पे 1799 में मैसूर भी मिल गया, मराठा से भी सहायक संधि कर ली, और अवध निजाम तो पहले ही थे सहायक संधि के अंदर, बंगाल तो उसने पहले ही जीत लिया गया, तो सबसे ज़्यादा तो विस्तार अंग्रेजों का हो ही गया था। तो यहाँ पे, और इलाहाबाद की संधि तो मुगलों के साथ भी कर ली थी, निज़ाम अवध के शासक भी इसके साथ थे, अंग्रेजों के ही साथ थे। तो अंग्रेज जो थे बहुत ताकतवर हो चुके थे। तो 1845-1846 के बीच की बात करें तो मुदकी का युद्ध होता है, जो कि असफल होता है, कोई जीतता नहीं है। फिरोज शाह मैदान में एक असफल युद्ध होता है। ठीक है, इतनी आसानी से सिख हारने वाले नहीं थे। ठीक है, बद्दोवाल का युद्ध होता है, ये भी असफल होता है। अलीवाल का युद्ध होता है, ये भी असफल होता है, मतलब ये सारे युद्ध होते हैं। फिर होता है सबराओ का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सबराओ युद्ध होता है 1845 से 1846 के बीच में चलता है। इसमें सेनापति अंग्रेज के साथ मिल जाता है, जो लाल सिंह रहता है। जब तक कोई आंतरिक मतलब कोई अपना नहीं मिल जाता है, तब तक कोई हारेगा नहीं। सिख इतनी जल्दी आसानी से हारने वाले नहीं थे, लेकिन जब अपने ही धोखा दे देते हैं तो सेनापति, क्योंकि अंग्रेज कोई भी युद्ध देखा जाए तो वो ऐसे जीते नहीं, वो षड्यंत्र करके ही जीते हैं। चाहे वो प्लासी का बैटल ऑफ बक्सर हुआ, चाहे मैसूर से जीते हों, हमेशा षड्यंत्र ही किया है, से सीधे सीधे युद्ध नहीं जीते हैं। तो यहाँ भी षड्यंत्र करेंगे, लाल सिंह से मिल जाते हैं सेनापति जो था दिलीप सिंह के टाइम पर, और सेना इनके साथ मिल जाता है, सिखों की हार हो जाती है। फिर लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 में, जिसमें 1 करोड़ हर्जाना देना होता है अंग्रेजों को सिखों को अंग्रेजों को 1000 हर्जाना देना होता है युद्ध के बदले में। तो लेह लद्दाख की जो ज़मीन थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो अंग्रेजों को दिया जाता है, और
50 लाख प्लस 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो 1 करोड़ पूरा हो जाता है। अब ये रखा जाता है कि ज़मीन कौन खरीदेगा, तो गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों को 1 करोड़ में ज़मीन खरीद ली, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। तो दिलीप सिंह को राजा स्वीकार किया गया था, पहले से भी थे वो, और उसके बाद भी स्वीकार कर लिया था, अब तो अधीन हो गई ना सेक्शन। लाल सिंह जो है वो सेनापति ही कंटिन्यू रहते हैं, और पाश्चात्य जो विदेशी व्यक्ति है कि नौकरी नहीं देना है। आज देखिए इसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि पाश्चात्य जो विदेशी व्यक्ति हैं ये अंग्रेज़ों का ये शर्तें रखी थी, क्योंकि देखिए अब जो भारतीय थे, चाहे वो मैसूर वंश की बात करें, तो वो फ्रांसीसियों का सहयोग लेके सेना का आधुनिकीकरण कर रहे थे, अच्छी अच्छी तकनीकी का विकास कर रहे थे। तो इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इनका कोई भी फ्रांसीसी या पुर्तगाली या कोई भी हो वो कंपनी इनका सहयोग ना करे, तो इसलिए सेना में उनको नौकरी देने से ही मना कर दिया गया था। फिर होता है पूरक की संधि। पूरक की संधि की बात करें तो 11 मार्च 1846 में ही होता है। साल के अंत में अंग्रेजों लाहौर में रहेंगे, और इसमें क्या होता है कि साल के अंत में अंग्रेज लाहौर में रहेंगे तथा राजा की रक्षा करेंगे। लाल सिंह की आग्रह पे ये हुआ था, लाल सिंह ने आग्रह किया था। उसके बाद होती है भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की जो संधि होती है, तो अब 3 संधि आपको याद है, पूरक, भैरोवल और एक सबराव की संधि। भैरोवल की संधि जो होती है 22 दिसंबर 1846 में होती है। इसमें लाल सिंह ने जो कश्मीर शासक है उसका विद्रोह किया था कि गुलाब सिंह ने 1 करोड़ में खरीदा था जो जमीन, तो लाल सिंह को सेनापति पद से हटा दिया अंग्रेजों ने, और दिलीप सिंह को राजा स्वीकार कर लिया, क्योंकि दिलीप सिंह से राजा की बनती थी, वो अंग्रेजों की बनती थी, तो उनको संरक्षक दिया, जबकि लाल सिंह मिला हुआ था उससे, पर लाल सिंह को हटा दिया सेनापति से, दिलीप सिंह को राजा ही स्वीकार किया, और रानी झिंडन जो थी उसको राजधानी से बाहर कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, इनके जो गहने थे वो ले लिए गए, इनको पेंशन दिया जाने लगा, और शेखपुरा गई हैं, शेखपुरा इनको भेज दिया गया। ठीक है, फिर सेकेंड चरण की युद्ध की बात करें तो ये 1848 से 1849 के बीच में चलता है। इसमें रामनगर का युद्ध होता है, जो अंग्रेजों का नेतृत्व करते हैं जनरल गाफ करते हैं। ठीक है, और अंग्रेज इसमें असफल रहते हैं। फिर एक युद्ध होता है 13 जून 1900 चिलियागांव वाला युद्ध होता है, जो कि जनरल गाफ लीड करते हैं। फिर होता है गुजरात का युद्ध, जो कि नेतृत्व करता रहता है चार्ल्स नेपियर, और सिख इसमें पराजित हो जाते हैं। ये गुजरात वो गुजरात नहीं है, वो पंजाब में एक गुजरात जगह थी वहाँ पे। ठीक है, अब ये सारे युद्ध हो गए। अब परिणाम क्या होता है कि दिलीप सिंह अंग्रेजों के संरक्षण में पढ़ने के लिए लंदन गए, और सिख खजाना जो कोहिनूर हीरा था वो अंग्रेजों के हाथ में लग गया था। अंग्रेज जीत जाते हैं ना, गुजरात का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, तो दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, और सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है, सिख राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है, जिसमें देखा हेनरी लॉरेंस प्रशासन का काम करता है, जॉन लॉरेंस राजस्व प्रशासन का, चार्ल्स मसन न्यायालय का काम करता है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि गुजरात का युद्ध होता है, फिर सिख पराजित हो जाते हैं, उसके बाद दिलीप सिंह को संरक्षण प्रदान किया जाता है, इनको विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, और कोहिनूर हीरा यहीं से महारानी लंदन में चला जाता है, और कोहिनूर हीरा भारत से चला जाता है। सफाई करते टाइम ये कोहिनूर हीरा टूट गया था, 2 भाग हो गए थे। अभी इसकी मांग भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब कर रहे हैं। और जो अभी रिसेंट में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा था कि अंग्रेजों के संरक्षण में पढ़ने के लिए लंदन गए तो इनको कितना पेंशन दिया गया था दिलीप सिंह को। दिलीप सिंह से ही कोहिनूर का हीरा ले लिया गया था। दिलीप सिंह एकदम मॉडर्न बन के आए, जब तक ये इंडिया में आए तब तक 1857 की क्रांति हो गई, तो 5 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया, 5 लाख वार्षिक पेंशन। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए। चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चंस हैं गुरु नानक अपना, ये देखिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो देखिए अब उनको नाम था, उसको लहना भी कहते थे, गुरु अंगद सिंह। तो गुरु अंगद बने थे, और इन्होंने गुरुमुखी प्रथा की, गुरुमुखी लिपि जो थी स्क्रिप्ट थी शुरू किया था, और लंगर को अनिवार्य बना दिया था गुरु अंगद सिंह ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गुरु नानक को अपना उत्तराधिकारी, अब देखिए नाम ही बदल दिया, लहना बोल दिया, इसलिए ना मैं भाई लहना आपको बताया था ना। निम्नलिखित में से सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था। गुरुमुखी से मैंने एक ट्रिक बताई थी कि गुरुमुखी का मतलब क्या था, जिसका मुख क्या है, एक अंग है, तो अंगद, गुरु अंगद ने शुरू किया था। ठीक है, आसान है ये। नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब में अमृतसर नगर स्थापित किए थे। देखिए इसका रामदास नगर नाम था। ठीक है, रामदास कौन था, जो कि अमरदास की जो बेटी थी उनका विवाह हुआ था, और इन्होंने ही 500 बीघा जो जमीन अकबर द्वारा दी गई थी वो ले लिया था दान में। तो ये देखिए इन्होंने अमृतसर स्थापित किया था, गुरु रामदास जी ने किया था। ठीक है, ये याद होना चाहिए। किस गुरु ने अकबर को 500 बीघा जमीन दी थी। अब ये देखिए
किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा दिया तो अमरदास से, लेकिन अमरदास ने इनकार कर दिया, उनकी बेटी ने ले लिया, और जब बेटी का हो गया तो बेटी से दामाद का ही होगा, तो रामदास का हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो ये आसान लगेंगे सारे पढ़। निम्न में से कौन सा युग में सही है? देखिए, अगर हम बात करें, गुरु गोबिंद सिंह ने मंजी नहीं शुरू किया था, गद्दी वाला जो सिस्टम जो मैं बता रही हूँ, गद्दी बनाया था, तो इन्होंने नहीं बनाया था। और गुरु रामदास दल खालसा नहीं था, दल खालसा नहीं। आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था गुरु अर्जन देव ने, और गुरु अमरदास ने मीरी पीरी नहीं। चलिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों या गद्दियों में अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी में एक सिख क्या होते थे, अधिकार रखी गई थी, एक सिख अधिकार रखा गया था। जो दल खालसा है उसकी स्थापना किसने की थी? कर्पूर सिंह ने ही, अभी मैंने बताया ना, उसमें सरबत खालसा की स्थापना की थी। तो मीरी और पीरी जो है एक आध्यात्मिक और सांसारिक प्रभुत्व के पूरक होते हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है, गुरु हरगोबिंद से संबंधित है, सॉरी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो देखिए, अर्जुन देव ने सहायता की थी, बाद में इसको जहांगीर ने बुला के फांसी दे देते हैं इनको। ठीक है, तो ये हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो देखिए, संकलन की बात हो रही तो गुरु अर्जन देव आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु तेग सिंह को दिया गया था और गुरु अर्जुन देव को। तो 2 और 4 सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों को, और एक को औरंगजेब के टाइम में दिया गया था और एक को जहांगीर के टाइम पे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? अभी मैंने बताया ना, गुरु तेग बहादुर के लिए जिम्मेदार है, और गुरु अंगद अर्जुन देव के लिए जहांगीर देव है। निम्नलिखित में किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? हेमकुंड में, उत्तराखंड में है। ठीक है, चमोली जिला में। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में भी बताया ना, इम्पोर्टेंट है, और 1666 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। वहाँ पे एक नांदेड़, वर्तमान महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 10वें गुरु, जो कि अंतिम गुरु थे। किस समाधि के कारण नांदेड़ या गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? देखिए, नांदेड़ महाराष्ट्र में है, वहाँ पे किसकी मृत्यु हुई थी? अमरदास की नहीं, अर्जुन देव की नहीं, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, जिनकी मृत्यु एक अफगान शासक ने की थी, सूबेदार था वो। ठीक है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़, वर्तमान में महाराष्ट्र में, एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहाँ पे एक हजूर साहिब गुरुद्वारा बनाया। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है। गुरु गोविंद सिंह जब आए थे तब तक उनके पिता की भी हत्या कर दी गई थी, तो अब ये चाहते थे कि सेना में सैनिक व्यवस्था का विस्तार हो, तो उन्होंने सिखों के सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। सिख राज्य की स्थापना नहीं की थी, वो तो गुरु नानक ने की थी। उन्होंने सिखों को शांति प्रिय नहीं किया था, उन्होंने औरंगजेब को पराजित नहीं। तो ये देखा जाए तो ए सही होगा। ये मतलब इन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा के रूपांतरण किया गया था? खालसा पंथ की स्थापना भी करवाई थी गुरु गोविंद सिंह ने। कब करवाई थी? 1699 ईस्वी में। ये पूछा जा सकता है। खालसा पंथ कितने वर्ष बना? 16 से बना है, तो 300 वर्ष से ज़्यादा हो गया खालसा पंथ के बने हुए। निम्नलिखित में से सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? अभी खालसा पंथ मैंने बनाया ना, अंतिम गुरु जो थे तो गुरु गोविंद सिंह ने करवाई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अभी ये तो जस्ट बता रही हूँ, गुरु गोविंद सिंह थे अंतिम गुरु, जिनकी हत्या महाराष्ट्र में हुई थी और अफगान ने करवा दी। खालसा के संस्थापक गुरु कौन से थे? अभी ये खालसा का भी बताया मैंने कि कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे। वही रिपीट हो रहा। बंदा बहादुर जो थे, इनका मूल नाम माधवराव लक्ष्मण देव था, जिनका नाम रखा था गुरु गोविंद सिंह ने रखा था। इनको राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था। तो ये सारे क्वेश्चन ओवर होते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप बोलो।